Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज हम चैप्टर 30 गॉस लॉ एच सी वर्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे और इसमें इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था सेम चैप्टर 30 गॉस लॉ के, तो जिन्होंने भी रेफर नहीं किया है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फर्स्ट लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर चैप्टर में दो तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक सिंगल चॉइस है और एक मल्टीपल चॉइस। तो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट सबसे पहले हम ले रहे हैं। उसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना ज़्यादा जरूरी है। क्या कहता है क्वेश्चन कि ए चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लार्ज प्लास्टिक प्लेट है लार्ज, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को मैंने हाईलाइट किया, यानी इन्फिनाइट प्लेट मान लेंगे अपन। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पी क्लोज टू द सेंटर ऑफ द प्लेट इज 10 वोल्ट पर मीटर। उस सर्कुलर प्लेट के सेंटर के सामने 10 वोल्ट पर मीटर है। फिर क्या है, इफ द प्लास्टिक प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय द कॉपर प्लेट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, of the same geometrical dimension and carrying the same charge q, the electric field at the point p will becomes। तो सबसे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कारण कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों समान रहेगा, चाहे तो प्लास्टिक प्लेट हो चाहे कॉपर प्लेट, दोनों को हम दो सीट ऑफ चार्ज से मिलकर मान सकते हैं। जैसे कि डायग्राम में हमने दिखाने की कोशिश की है, ये प्लेट है, चाहे तो कॉपर की हो चाहे प्लास्टिक की, एक लेफ्ट साइड में चार्ज हो गया, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड की तरफ हो गई, इन्फिनाइट प्लेन शीट्स हो गई दो। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लेफ्ट वाला की वजह से भी यहाँ किसी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा, राइट में भी इसी डायरेक्शन में होगा, यस और नो, है ना। तो इट डज नॉट मैटर कि प्लेट कैसी है, हमारी कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है, हर सीट ऑफ चार्ज की वजह से हमें पता है कितना होता है, क्या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, चाहे लेफ्ट वाला पोर्शन है चार्ज की सीट चाहे राइट वर्ड की, दोनों की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अल्टीमेटली नेट इंटेंसिटी मेरी आने वाली है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वैल्यू हमें प्लास्टिक प्लेट के लिए क्या दे रखा था, 10 वोल्ट पर मीटर। तो चाहे कॉपर की बनी हो, आंसर क्या होगा, 10 वोल्ट पर मीटर। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और सामने रखना है अपने को एक मेटल पार्टिकल, और जो मेटलिक पार्टिकल है उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो क्या होगा, मेटल पार्टिकल इंडक्शन से अपोजिट नेचर का चार्ज रिसीव करेगा, जिससे कि मेटल पार्टिकल टूवर्ड्स द प्लेट अट्रैक्ट होगा। कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लो ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट है, ठीक है, फाइन। अब इसके सामने कहीं आप एक पार्टिकल को रखते हैं, अब होगा क्या, ड्यू टू द इंडक्शन इसके फ्रंट साइड के अंदर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसा इंड्यूस हो जाएगा, और इतना ही अमाउंट में पॉजिटिव इधर हो जाएगा, यस और नो। तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव वाली प्लेट है अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहेगी, यस और नो, लाइक दिस, ऐसा होगा, है कि नहीं, और पॉजिटिव साइड को रिपेल करना चाहेगा, पॉजिटिव थोड़ा सा कंफर्टेबली दूर रहेगा, यस और नो। अब यदि अपन बात करें कि हमारे पास इस प्लेट के सामने जो मेटेलिक पार्टिकल है, हमने देखा कि ड्यू टू द इंडक्शन की वजह से यहाँ आया है नेगेटिव चार्ज लेफ्ट की तरफ, तो ये पॉजिटिव वाला इसको, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्टिव फोर्स लगाने वाला है, और इस तरफ आएगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव को जो राइट हैंड साइड में है उस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इधर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा लेफ्ट वाले पर, यस और नो। लेफ्ट वाला कंपैरेटिवली थोड़ा सा पास होगा जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो है ना, तो नेट जो फोर्स है वो टुवर्ड्स द प्लेट आ जाएगा अट्रैक्टिव, यस और नो, इस और ये हमारा नेट फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। तो आई हैव टू से
कि हमारा पार्टिकल क्या होगा भाई, टुवर्ड्स द प्लेट मूवमेंट करेगा, यस और नो, क्लियर? तो दैट्स व्हाई द आंसर इज द सी, ऑप्शन क्या होगा, सी, क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, पहले क्वेश्चन को अपन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि थिन मेटेलिक स्फेरिकल शेल है ये, है? इस पर कैपिटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पॉइंट चार्ज क्यू को सेंटर पर प्लेस किया है और एक अनदर चार्ज Q1 को रखा है आउटसाइड द शेल, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। ऑल थ्री चार्जेस पॉजिटिव है, दैट्स गुड। द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर वाले पर हमारे पास फोर्स कितना लगेगा इसकी बात हो रही है, ठीक है? ऑल थ्री चार्जेस, द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर, ठीक है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज क्यू की मैं बात करूं सेंटर पे, तो वो होगा 0। कारण समझते हैं अपन को। देखो, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या कहता है कि मेटेलिक जो शेल है वो इंटीरियर जो पोर्शन है शेल का, वो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको क्या करता है, शील्ड करता है, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उसमें एंटर नहीं करती हैं, यस और नो? तो अंदर इनसाइड इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, आउटसाइड जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी वजह से है वो एंटर नहीं कर पाएगा इसके अंदर। और थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उसको, समझिए बात को। कि ये जो आउटसाइड आपका चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही होगा, नो डाउट। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मैंने बताया, बात समझ में आ रही है? अब इससे होगा क्या, देखिए इस सेल के इधर यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है। कैसे होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का इस अपोजिट फेज पर डेफिशिएंसी हो जाती है यहाँ पर, तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ये सब। अब ये जो एक्सटर्नल चार्ज इंड्यूस हो गया, ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, लाइक दिस, ऐसे, यस और नो? और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में इस चार्ज की वजह से और ये जो एक्स्ट्रा चार्ज की वजह से, रेड से मैंने बताया है, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है इनसाइड द शेल, 0 नेट इनसाइड कितना हो जाता है भाई, 0। अब यहां पर आप एक चार्ज रख दीजिए, तो नेट फील्ड ही 0 है, तो फोर्स कितना लगने वाला है, 0। बात समझ में आ गई है, क्लियर है? तो इसलिए आप चाहे चार्ज Q1 को आउटसाइड जो भी रखेंगे अपन, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, न ही इस सेल पर जो चार्ज है उसकी वजह से। हमने देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी इस तरह का क्वेश्चन लिया था कि उसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि जो चार्ज इस पर शेल पर डिस्ट्रीब्यूटेड था Q, उसकी वजह से अलग से बताते हैं, ये चार्ज इस पर जो पॉजिटिवली चार्ज कैपिटल Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वजह से लाइन ऑफ फोर्सेस की बात करें सेंटर पर, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज, लाइक दैट, ऐसे। इसकी वजह से इस डायरेक्शन में ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ऐसे। तो ये एक दूसरे को ऐसे लाइन ऑफ फोर्सेस कैंसिल करती है। दूसरा कलर ले लेते हैं दिखाने के लिए, ये पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो नेट फील्ड कितना हो जाता है इस चार्ज की वजह से, जो शेल पर दिया था कैपिटल Q, उसकी वजह से भी 0, और ये आपने पॉजिटिव चार्ज बाहर रखा है Q1, इसकी वजह से भी हमने एक्सप्लेन किया, तो नेट फील्ड कितना हो जाता है यहाँ पर, 0। अब 0 इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ पर हो गया इनसाइड में, तो यहाँ चार्ज आप रखेंगे तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, 0। दैट्स वाई आंसर कितना होगा, डी। क्लियर हो गया? फोर्थ क्वेश्चन थर्ड का ही एक पार्ट है, क्या कह रहे हैं, कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, द फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज ड्यू टू द शेल। वैसे हम थर्ड क्वेश्चन के साथ ही हमने इसको डिस्कस कर दिया था, कोई नहीं, एक बार दोबारा कर लेते हैं। क्या कहा गया कि कैपिटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सेल पर, राइट? इस सेल के कारण इनसाइड में जो चार्ज रखा है उस पर फोर्स कितना लगेगा। लॉजिक बिहाइंड केवल और केवल क्या होता है भाई कि कैपिटल Q की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा
सेंटर पे ऐसे, यहाँ से लाइन बताएं हम, इधर चार्ज 0, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सेंटर पर लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे होती हैं, इसकी वजह से तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आप ये देखेंगे कितना मिलता है इनसाइड के अंदर, 0। गेट में मैंने, हाँ। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपका 0 है तो सेंट्रल चार्ज पर भी फोर्स कितना आने वाला है, 0। क्यों कि सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक दूसरे को कंपोनेंट से कैंसिल कर देता है और ये 0 हो जाता है। और फोर्स क्या होता है हमारा, Q मल्टीप्लाई बाई ई। फोर्स क्या होता है, Q मल्टीप्लाई बाई ई। और हमने ये देखा कि ई नेट जो है हमारा कितना हो रहा है, 0। तो सेंट्रल चार्ज पे फोर्स कितना होगा, 0। क्लियर है? दैट्स वाई हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फिफ्थ क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ द रेडियस 10 centimeter surrounding the total charge is 25 volt meter, the flux over the concentric sphere of the radius 20। मतलब पहले 10 सेंटीमीटर का एक स्फेरिकल मान लो गॉसियन सरफेस है, ठीक है, वहां से जो फ्लक्स हो रहा है निकल रहा है 25 वोल्ट मीटर आ रहा है। अगर उसका साइज 20 सेंटीमीटर कर दें तो क्या चेंज हो जाएगा, कोई चेंज होता है नहीं, वो तो इमेजिनरी सरफेस है। फ्लक्स तो किसकी वजह से, चार्ज जो एनक्लोज है उसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक चार्ज की, है ना। मान लो ये चार्ज है, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जनरेट हो रहा है। अब मैं 10 सेंटीमीटर का एक गॉसियन सरफेस प्लॉट कर लिया, जैसा कि क्वेश्चन में शुरू में ये दे रखा है, 10 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, तो इतनी लाइन ऑफ फोर्सेस आउटसाइड आ रही हैं, ठीक है, ओके। अब मैं इसको 20 कर दूं तो क्या नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस बढ़ जाएंगी या कम हो जाएगी, नहीं, अभी भी उतनी लाइन नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस। तो फ्लक्स की वैल्यू थोड़ी, फ्लक्स, व्हाट इज द फ्लक्स, फ्लक्स इज जस्ट showing the total number of इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो वो उतना ही रहता है, चेंज नहीं होने वाला। ये बात समझ में आ रही है? एरिया चेंज कर लो आप, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आप बताइए व्हाट विल बी इट्स आंसर, क्या आंसर होने वाला है इसका? आंसर क्या होने वाला है इसका, ए, 25 वोल्ट मीटर, वही आंसर होगा। क्लियर है क्या? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6। फिगर शोज ए इमेजिनरी क्यूब ऑफ द लेंथ L/2, एक क्यूब है इमेजिनरी L/2, ए यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड जिसका कि लेंथ L है, और उसको मूव करते हैं लेफ्ट साइड में स्मॉल बट कांस्टेंट स्पीड v से, ठीक है, एट t इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड, इसका लेफ्ट हैंड है वो टच कर रहा है इसको। फाइन। Which of the graph shows the figure represent the flux of electrical through the cube as a rod goes through it? जैसे जैसे रॉड इसमें से पास ऑन होगी तो वेरिएशन ऑफ जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। चार ग्राफ है आपके पास, कि एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास पहला, ठीक है, बी ऐसा स्ट्रेट लाइन है, ये कम होता हुआ जा रहा है फ्लक्स, ओके। सी है यूनिफॉर्म रह रहा है, ओके। और द डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन हमारा ये है कि पहले बढ़ेगा फिर कांस्टेंट रहेगा और फिर कम होगा। तो चलिए इसको समझते हैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। इसका आंसर होगा डी। ये तो क्यूब है, ओके, जिसका की साइड है L/2। अब जैसे रॉड है मैंने यहाँ से बना लिया, बात वही है, इधर से उस क्वेश्चन में दे रखा था कि यार लेफ्ट वर्ड, तो मैं इसे इधर से कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलस्ट्रेट करने के लिए मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है, t इक्वल टू 0 पर। यहाँ पर अभी कितना है चार्ज एनक्लोज है, इसमें कुछ भी नहीं है तो 0 है, तो मेरा ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। अब जैसे से ये रॉड इसमें एंटर करेगा, जैसे से ये वाला रॉड इसके अंदर एंटर करेगा लाइक दिस, तो एनक्लोज चार्ज की वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएगी पहले, यस और नो, एनक्लोज चार्ज बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि रॉड का L/2 पोर्शन तो अंदर, L/2 पोर्शन अंदर, L/4 इधर बाहर, L/4 बाहर, यस और नो, ऐसा। तो उस समय पर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, चार्ज कांस्टेंट अमाउंट में इसमें एनक्लोज रहेगा, तो फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। क्यों? गॉस लॉ क्या कहता है, Q एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
जैसे ही ये वाला एंड है यहाँ से बाहर आने की कोशिश करेगा, लाइक दैट, ऐसे ऐसे। तो अमाउंट ऑफ द चार्ज जो होगा वो इसमें एनक्लोज चार्ज कम होता हुआ जाएगा, फिर कम होने लगेगा, यस और नो। तो ग्राफ को अगर हम प्लॉट करते हैं टाइम और फ्लक्स के बीच में, तो पहले हम क्या देख रहे हैं, पहले तो एनक्लोज चार्ज बढ़ता जाएगा, पहले जीरो है, जीरो से स्टार्ट करें ग्राफ को, पहले बढ़ता जाएगा, है ना। और गॉस लॉ याद करेंगे, नेट चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एनक्लोज चार्ज पहले बढ़ेगा, तो जीरो से मेरा ग्राफ स्टार्ट होगा, ऐसे बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन होगा, फिर थोड़े समय के लिए कांस्टेंट हो जाएगा वो, राइट। और जैसे ही ये रॉड ये बाहर की तरफ आना स्टार्ट होगी, लाइक दैट, ऐसे बाहर निकलना स्टार्ट होगी, तो फिर ये अमाउंट ऑफ द चार्ज एनक्लोज है वो कम होता हुआ जाएगा, यस और नो। तो फ्लेक्सिबली कम होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या था, डी। क्लियर, समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, द चार्ज q is placed at the center of the open end of the cylindrical vessel। एक cylindrical vessel है, उसके open end के सेंटर पे रख दिया है। तो फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल इज, जो भी विजिबल द वेसल, इसमें से कितना फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आ रहा है, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं अपन। ये सिलेंडर है, गिवन सिलेंडर, मैंने इलस्ट्रेट किया, इसको चार्ज को मैंने यहाँ रख दिया। अब गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ के लिए चार्ज एनक्लोज होना चाहिए, है ना। तो मैं इस चार्ज को बंद करने के लिए, पहले अभी ये बंद है कि चार्ज नहीं है, तो मैं ऐसा कैसा एक और सिलेंडर ले लेता हूँ जिससे कि बंद हो जाए। मैंने इसके ऊपर रख दिया, अभी ये बंद हो गया, चार्ज इनसाइड में आ गया, मान लीजिए, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि चार्ज एनक्लोज हो गया, तो विच एवर द शेप जनरेट, जो भी शेप जनरेट हुआ है इससे, टोटल इससे, ये शेप जो भी जनरेट हुआ है इससे फ्लक्स इतना आएगा, क्यों भाई, क्यों पूरा बंद। लेकिन ये थोड़ी था, क्वेश्चन तो ये था हाफ हमारा, या एक सिलेंडर, है ना। तो एक सिलेंडर से तो क्या आधा हो जाएगा, यूँ मान लीजिए दो सिलेंडर है मेरे, उससे आउट गोइंग फ्लक्स कितना है, इतना। तो वन सिलेंडर से कितना आएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, मैं एक कलर से दिखाऊं, कि जितनी लाइंस नीचे वाले से आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही सिमेट्रिकली ऊपर वाले से निकलेगा, यस और नो। समझ में आ रही है बात, जितना नीचे वाले से उतना, तो आधी आधी लाइंस बढ़ जाएंगी, तो आधा आधा फ्लक्स बढ़ गया है, मेरे को तो नीचे वाले से पूछा गया था इससे, तो हाफ हो जाएगा क्या टोटल का, दैट्स वाई Q/2 एप्सिलॉन नॉट। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। चलिए, अब बारी आती है ऑब्जेक्टिव सेकंड, जो कि मल्टीपल चॉइस, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं क्वेश्चन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शंस। एक एक को पढ़ेंगे। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नो इट्स नॉट नेसेसरी। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द चार्ज प्लेस इन वैक्यूम, नो। मीडियम होगा तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन कर देंगे अपन, डी ऑप्शन होगा इसका। तो कैसे, देखो सी भी गलत है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय द गॉस लॉ इज द फील्ड ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, मदद लेते हैं गॉस लॉ की, लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा किसी पॉइंट पर, तो आउटसाइड चार्ज की वजह से भी होगा तो सही ना नेट, ये मतलब है ना। तो ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स को, क्या बोला जा रहा है। और फोर्थ क्या कह रहे हैं, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस ड्यू टू द ऑल चार्जेस इज इक्वल टू द फ्लक्स ड्यू टू द चार्जेस एंड क्लोज बाय द सरफेस, करेक्ट है। चलो एक एक को दोबारा से लेते हैं अपन। ए ऑप्शन की बारी है, ए रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, गॉस लॉ यूनिवर्सल है, ठीक है, वो किसी भी तरीके की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है, उसमें जरूरी नहीं है कि वो सिमेट्रिकल हो। ठीक है, फॉर द कन्वीनियंस, फॉर कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेसेस बनाया करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाई ए रॉन्ग है हमारा। बी के लिए बात करें कि गॉस लॉ वैलिड ओनली फॉर द चार्ज प्लेस, अरे भाई ये तो कैसे कहोगे, है ना, वो तो किसी भी मीडियम के लिए लागू हो जाएगा। बस हम क्या कर देंगे भाई कि हमारा जो
फॉर्मूला क्या होता है, फाई, यही तो कहते हो वैक्यूम के लिए, ऐसा वैक्यूम के लिए, है ना। अगर कोई मीडियम आ गया तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लगा दो भाई, यही तो करना पड़ेगा, और क्या करोगे, तो फॉलो तो करेंगे ना, दैट्स व्हाई बी रॉन्ग है। अब सी ऑप्शन क्या कह रहा था, क्यों रॉन्ग था, द इलेक्ट्रिक विल कैलकुलेटेड द गॉस लॉ इज द फील्ड ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस। आपको गॉस लाइन तो एक मेथड है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन उसके अंदर बंद चार्ज की वजह से फाइंड करने में मदद करता है, लेकिन उस सरफेस पर मान लो ये मेरा कोई गॉस सरफेस है, गॉसियन सरफेस, ठीक, इसमें चार्ज एनक्लोज्ड है क्यू और बाहर है क्यू, मेरे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये पी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हाँ इसकी वजह से तो क्या Q1 की वजह से P पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, होगा ना, तो इनसाइड और आउटसाइड दोनों की वजह से होता है इलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझ में आ गई ना बात, है ना। कि वो टोटल फ्लक्स जो है वो एनक्लोज चार्ज की वजह से होता है, लेकिन रिजल्टिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस वो किसी पॉइंट पर हम फाइंड करेंगे, तो वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों चार्ज वी हैव टू बी टेक इनटू कंसिडरेशन, ठीक बात है ना, इसलिए ये सी ऑप्शन गलत हुआ था, क्लियर। अब डी ऑप्शन के बारे में बात करें अपन कि डी ऑप्शन हमारा क्यों सही है, ये तो फंडामेंटल गॉस लॉ होता ही है हमारा, कि गॉस लॉ क्या कहता है कि नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यस सर, यही बोला जा रहा है, क्लियर, दैट्स व्हाई द डी इज द करेक्ट चॉइस, बस समझ में आ गई। ऑब्जेक्टिव सेकंड का सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, क्या कहा जा रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज क्यू को एक मेटल क्यूब, आइसोलेटेड मेटल क्यूब के पास में लेके आ रहे हैं, और फिर चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अंदर तो देखो मेटल क्यूब में कोई चार्ज रहेगा नहीं, और इंडक्शन की वजह से एक तरफ पॉजिटिव आएगा दूसरी तरफ नेगेटिव, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, इसको डिटेल में ले लेते हैं आप कैसे, ठीक है, क्यों करेक्ट है ये डी वाला। देखिए एक्सटर्नल जो पॉजिटिव चार्ज है, मान लो कि ये मेटल क्यूब है मेरा और बाहर ये एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज है मेरा, ठीक है, मेटल क्यूब। अब जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा सबसे पहले, तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया, फाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल चार्ज की वजह से। इससे होगा क्या कि इस मेटल क्यूब में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, यस और नो, अपोजिट टू द डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रॉन इस रेड जो एरो है इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, जिससे कि जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट होंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, इस तरफ बढ़ गया तो एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को शो करता है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है तो इस तरफ आएगा पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। तो आप देख सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म हो गया, पहले तो एक तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यस और नो, क्लियर है क्या, अंदर कोई आपका चार्ज नहीं है, ठीक है ना, नेट चार्ज कोई भी, इंटीरियर रिमेन द चार्ज फ्री, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपके पास में नहीं होगा, क्लियर है, इसलिए डी ऑप्शन रहेगा, समझ में आ गया, कारण समझ में आया ना, जैसा कि एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इस वजह से नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सरफेस में, इस चीज को एक्सप्लेन करने की हमने कोशिश की, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब इधर नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया सरफेस पर, राइट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट है, एम बोला है जैसे डायग्राम में दिखाया है, ठीक है, इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, थोड़ी देर के लिए कन्वीनियंस के लिए पॉजिटिव मान लेते हैं अपन। फिर टू अनचार्ज स्मॉल मेटल रॉड्स हैं ए एंड बी, ठीक है। फिर हमारे पास चार ऑप्शन है कि एम ए को अट्रैक्ट करेगा, एम बी को करेगा, या ए बी को, या बी ए को, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लेते हैं, फाइन। अब मान लेते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये मान ली मैंने पॉजिटिव चार्ज है एम प्लेट, ठीक है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम, है ना, इससे दूर की तरफ होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दिखा दिया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी मेटल रॉड्स रखी जाएंगी उन पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का प्रोसेस होगा, ये रखा अपन ने, है ना। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले क्यूब पर बात की थी, इसमें इलेक्ट्रॉन है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट होंगे, यस और नो। तो इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव, इसमें भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ ड्रिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, यस और नो। तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज तो एक्यूमुलेट हो गया है क्लोजर एंड ऑफ द रॉड ए बी पर, और दूर की तरफ हो गया पॉजिटिव। तो अब आप खुद बताइए, सारे ऑप्शंस को ले लेते हैं वन बाय वन कि क्या एम ए को अट्रैक्ट करेगा, यस, नेगेटिव चार्जेस के पास में तो अट्रैक्ट होगा, सही बात है। क्या एम बी को अट्रैक्ट करेगा, यस, बी को भी अट्रैक्ट करेगा। क्या ए बी को अट्रैक्ट करेगा, यस, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्या बी ए को, यस, म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑल करेक्ट, ठीक बात है ना, क्लियर है सभी को। फोर्थ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का, ऑब्जेक्टिव सेकंड का आपके सामने। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस जीरो, फ्लक्स की वैल्यू जीरो है, ठीक है, इससे रिलेटेड है। अब ऑप्शन, एक एक ऑप्शन पर कॉन्सेंट्रेट करना, सबको ध्यान से पढ़ लो एक बार, देन वी विल डिस्कस। चार ऑप्शन है, फंडामेंटल है, कंसेप्चुअल, नाम ही है बुक का, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, आपने पढ़ा। देखिए इसमें ए और डी रॉन्ग है, बी और सी सही है, क्यों है वो डिस्कस करते हैं अपन। सबसे पहले देखिए ए ऑप्शन पर आते हैं अपन, एक एक की बात करेंगे क्यों रॉन्ग है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या कह रहे हैं ये कि फ्लक्स की वैल्यू जीरो, फ्लक्स की जीरो के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल को एनक्लोज कर लेता हूँ गॉसियन सरफेस में। डाइपोल में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज हो गया जीरो, नेट चार्ज जीरो हो गया तो क्या फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो गई, यस और नो। फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो गई। अब ध्यान देना, क्या डाइपोल की वजह से उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, क्या ये कोई जरूरी बात है, नहीं। डाइपोल मतलब एक नेगेटिव चार्ज है और कुछ डिस्टेंस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैंने एनक्लोज कर दिया, इसको मैंने एनक्लोज कर दिया एक गॉसियन सरफेस में, ठीक नहीं बना है, दोबारा बना देते हैं, इसको हम गॉसियन सरफेस में एनक्लोज कर देते हैं, लाइक दैट, ये कर दिया, ठीक है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो थोड़ी होगी, यहाँ भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होंगी, यहाँ पर सब जगह सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है हर पॉइंट के ऊपर, है ना। याद करो एक्सियल, इक्वेटर, है ना, जनरलाइज पॉइंट पर अलग अलग वैल्यूज होती हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है, देखो क्या कह रहे हैं, ये ऑप्शन क्या कह रहा है, इस पर ध्यान देना, उसका आंसर करना है आपको। तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, नहीं ये नहीं, फ्लक्स जीरो है, फ्लक्स जीरो है आपका, एक्सटर्नल फील्ड है वो कुछ ना कुछ सरफेस पर होगा, वो जीरो नहीं होगा, ऑल्दो नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो ए ऑप्शन इसलिए गलत है। अब चलिए बी पर चलते हैं कि बी सही क्यों है। बी क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड में बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, में बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड में बी जीरो हो सकता है नहीं हो सकता है, ये वाली बात हो रही है। जबकि चार्ज ही नहीं हो, मान लो
मे भी जीरो, मे की बात कर रहे हैं, मस्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम। देखिए वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है फिजिक्स में, जनरली हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देते हैं, मे को। तो अगर चार्ज मत रखो उस गॉसियन सरफेस में इनसाइड में, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, सरफेस की हर पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, तो भी करेक्ट है। यस और नो। सी पर आ जाओ। सी क्या कह रहा था, चार्ज इनसाइड द सरफेस, चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो, फ्लक्स जीरो होगा, फ्लक्स जीरो होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस जीरो, तो चार्ज इनसाइड सरफेस मस्ट बी जीरो, फाई जीरो है, तो नेट चार्ज एनक्लोज चार्ज तो जीरो होगा ही ना। कैसे, याद करो गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होता है नेट चार्ज या टोटल चार्ज। जैसे आप कहोगे सर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने डाइपोल की बात की, तो डाइपोल का नेट चार्ज तो जीरो है ना, ये टोटल तो जीरो है, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। चार्ज इनसाइड द सरफेस, चार्ज इनसाइड का मतलब टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, वो तो सम तो जीरो है। ठीक बात है, इसलिए करेक्ट है ना। देखिए बात को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए फिर आंसर करना है, जल्दी में नहीं, मल्टीपल चॉइस को। अब डी की बात कर लेते हैं। डी क्या कहता है, द चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द सरफेस मस्ट बी जीरो, कि उस सरफेस के आसपास, विसिनिटी मतलब उसके आसपास, वो जीरो होगा, मस्ट बी जीरो, मस्ट नहीं है, बाहर कोई हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। हमने तो क्या क्या बोला था, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस, फ्लक्स की बात हो रही थी, क्लोज सरफेस से जीरो है, तो उसके इनसाइड के अंदर होगा, बाहर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको उसका कंट्रीब्यूशन उस फ्लक्स से रिलेटेड नहीं है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सी करेक्ट है, बी एंड सी। क्लियर। फिफ्थ पर आ जाइए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। ये खूबसूरती है किसकी, एससी वर्मा के क्वेश्चन की, स्टेप बाय स्टेप। अभी देखिए डाइपोल का एग्जांपल लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है ना, तो स्टेप बाय स्टेप समझते चलते हैं अपन। इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया है आपने सेंटर ऑफ द स्फीयर में, फिर चार ऑप्शन है, इनको चारों को पढ़ लीजिए। द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड is zero at every point of the sphere, electric field is not zero, electric field is zero on the circle on the sphere। करेक्ट ऑप्शन की बात करनी है अपने को, तो भाई ए करेक्ट है आपका। क्यों, देखो द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज जीरो। अगर डाइपोल प्लेस कर दिया, डाइपोल प्लेस कर दिया तो नेट चार्ज जीरो हुआ नहीं हुआ, अभी बात किया था अपन ने, है ना। तो इक्वल अपोजिट चार्जेज होते हैं, तो एनक्लोज चार्ज मेरा जीरो है, Q enclosed डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू कितनी है, जीरो, तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो, है ना। हमें जवाब देना है फ्लक्स का, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं, तो वो जीरो है, ठीक है, इसलिए करेक्ट है ये वाली बात। बी वाला क्यों रॉन्ग है, बी क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट ऑन द स्फीयर। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सियल, है ना, इक्वेटर, तो वो जीरो नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स जीरो हो तो जरूरी नहीं, थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। सी पर बात करते हैं, सी करेक्ट है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एवरीवेयर ऑन द स्फीयर, है ना। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे ये डाइपोल मैंने बनाया है यहाँ पर, एक कॉमन पॉइंट को मैंने सी कह दिया, यहाँ पर कुछ ना कुछ भाई फील्ड होता है, जीरो थोड़ी होता है ना। मान लीजिए स्फीयर का कोई पॉइंट सी है, मैं एक स्फीयर बनाऊंगा इसके चारों तरफ, यहाँ से पास होता हुआ लाइक दैट है ना, तो ये जीरो थोड़ी होता है स्फीयर का, ये जनरल पॉइंट है और कभी नहीं होगा जीरो। कारण याद करो कि इस कॉमन पॉइंट सी पर जो आर डिस्टेंस पर है डाइपोल के सेंटर से, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, केपी बाई आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आप देखो कॉस स्क्वायर थीटा है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, इवन थीटा जीरो हो जाएगा, है ना। ये सब क्लियर। एक 90 वाली बात कर लो आप,
तो y जीरो कर दो फिर भी 1 आएगा, तो ये इसी की वैल्यू तो जीरो नहीं होगी ना, ई नेवर जीरो। बस समझ में आ रही, नेवर जीरो, ये नॉट लिखा हुआ है यहाँ पर इधर ना, इसलिए इसको करेक्ट कर रहे हैं अपन। बस समझ में आ गई। ओके, डी पर आ जाओ, इसके डी क्यों रॉन्ग है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन द सर्किल, अभी वही वाली बात आ गई, जीरो नहीं होता ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फीयर, तो अभी एक्सप्लेन किया है वो जीरो नहीं होता है ना? क्लियर बात है ना? इसलिए आंसर क्या हमारा ए एंड सी। 6 पर आइए, अच्छा क्वेश्चन है। द फिगर शोज ए चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर उल्टा रखा हुआ है, इसके सेंटर पे एक चार्ज है क्यू, ठीक है। एक सेकंड चार्ज क्यू को प्लेस करना है, चार चॉइसेस आपके पास है ए बी सी डी पर। इन विच पोजीशन ऑफ द सेकंड चार्ज द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द हेमिस्फीयर रिमेन अनचेंज्ड। अच्छा क्वेश्चन है। कब रिमेन अनचेंज रहेगा? जितनी लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें एंटर कर दें कैपिटल क्यू के कारण, उतनी ही बाहर आ जाएं, तो क्यू का जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं होगा। तो कौन से पॉइंट हो सकते हैं? वो सी और ए हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? बोलो चार में से, या तो सी पे रख दें या ए पर रख दें आप। तो इसलिए ए और सी ऑप्शन होगा। बना के दिखाएं डायग्राम में कि जब हम चार्ज को फ्लैट रिम का मेरा मतलब ये है, ये वाली फ्लैट रिम, इसके किसी पॉइंट पर रख दें चार्ज को, ए पर या सी पर। जैसे सी पर रखा मैंने चार्ज को, क्यू को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा कि जितनी लाइन इसमें एंटर करेंगी या एंटर कर रही हैं उतनी ही बाहर आ रही हैं। तो क्यू के फ्लक्स में क्या डिफरेंस है? ऐसे ही ए के लिए हम बना सकते हैं इधर से, है ना? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? या तो हम ए पे रखें या सी पे रखें। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आपके सामने है। क्या कहा जा रहा है कि क्लोज सरफेस एस गॉसियन सरफेस बनाया है, सर्किट है आपके पास में। फिर क्या कह रहे हैं? स्विच को क्लोज करते हैं, करंट फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। The free electrons in the wire start moving along the wire, undoubtedly conducting. फिर in any time interval the number of electron entering, इधर ये एंटर करेंगे उतने ये बाहर आएंगे। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आंसर भी इसी में छुपा हुआ है। On closing the switch, स्विच को क्लोज करने के बाद में the flux of the electric field इस सरफेस से कोई अंतर आएगा क्या? नहीं, खुद ही नहीं कहा है, खुद ही ने कहा है कि जितने एंटर कर रहे हैं उतने ही बाहर आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं उतने बाहर आ रहे हैं, तो जीरो होता है फ्लक्स। तो आंसर तो सीओडी हो जाएगा इसका। क्यों हो जाएगा? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द सरफेस इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लीविंग द सरफेस। हाँ या ना? होगा नहीं होगा ऐसा? जितने इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। यस और नो? तो फ्लक्स में क्या चेंजेज आया? कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब रिमेन अनचेंज्ड, और वो कितना है? जीरो। यस और नो? तो आंसर क्या बोलेंगे अपन? सी एंड डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ऑब्जेक्टिव सेकंड का, कि डायग्राम में आपको दिखा रखा है क्लोज सरफेस विच इंटरसेक्ट ए कंडक्टिंग स्फीयर। ए कंडक्टिंग स्फीयर, इसको एक क्लोज सरफेस जिसको गॉसियन सरफेस जनरली कहते हैं अपन, राइट। फिर बोल रहे हैं कि एक पॉइंट पी है हमारे पास में, इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट पी पर एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करेंगे तो फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस जीरो होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव, या हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। चलो इसको इलस्ट्रेट करते हैं जिससे बात समझ में आए। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। कैसे? वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, समझिए। ये मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, ये आपका मेटल स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, मेटल कंडक्टिंग स्फीयर होता है वो बना दिया मैंने। इसके बाहर पी पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया। क्लियर? अभी बार बार अपन बात करते हैं, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे जिससे कि इस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा इधर ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा, नेगेटिव चार्ज। दूसरी सरफेस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज। क्यों हुआ बताया ना?
इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ऐसा लाइक दैट, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है इस वजह से। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ बात कुछ और पूछी है कि द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स बाहर आएगा, भाई गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स होता है, गॉस लॉ क्या कहता है, चैप्टर का नाम ही गॉस लॉ है, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय, आप खुद बताइए कि कौन सा चार्ज एनक्लोज हुआ है, क्या पॉजिटिव है क्या, जैसे मैंने इसको हाईलाइट किया है, गॉसियन सरफेस में कौन सा चार्ज एनक्लोज हुआ है, पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज हुआ है, यस और नो, कौन सा हुआ है भाई, पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज हुआ है। क्लियर है क्या, है ना, पॉजिटिव चार्ज। तो आंसर क्या होगा, नेचर ऑफ फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई आंसर इज बी। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है, हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसी का। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।